अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से आपको मालूम है कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वहाँ की लंदन की, उन्होंने उसको बरतानिया की उन्होंने इनकार कर दिया और अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे इमिग्रेशन के और वहाँ पे जाके अपना केस जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और बुनियादी जो उनका नुक्ता है वो सेहत का है कि उनकी सेहत जो है वो भी ख़राब है और वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे बरतानिया में मौजूद हैं। और जब तक उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होती, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो हेल्थ एडवाइज़र्स हैं, जब तक वो उनको गो अहेड नहीं देंगे, वो वहाँ से वापस जो है वो नहीं आ सकते या वो बरतानिया नहीं छोड़ सकते। अब ज़ाहिर है कि ये एक कानूनी इसके अंदर पहलू है। अब अदालतें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी और कहा यह जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब का अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो वहाँ से बरतानिया से कोई इतना जल्दी जो है उनको फ़ारग नहीं किया जाएगा। और PMLN की क़यादत जो है, उनकी फ़ैमिली, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब ख़ुद और मरीम साहिबा ये कहती हैं कि जब तक उनकी सेहत बेहतर नहीं होगी, सेहत इजाज़त नहीं देगी, उनको वापस नहीं लाएंगे पाकिस्तान। और साथ ही साथ उन्होंने, आपको याद होगा, मुख्तलिफ जलसों के अंदर, प्रेस टॉक्स के अंदर मरीम साहिबा ने यह कहा था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस करते रहे हैं, या जेल के अंदर जो अथॉरिटीज़ थी, उनके मरहून मिन्नत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को नहीं छोड़ा जा सकता। और उनका ये कहना था कि उनके ऊपर हमें एतमाद भी नहीं है, एतबार भी नहीं है और उनकी जान को ख़तरा है। आपको याद होगा जब यहाँ पे भी उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल के अंदर जब उनको शिफ्ट किया गया था, तो उस वक्त भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो PMLN की क़यादत, ख़ासकर मरीम साहिबा की जानब से और उनके जो वकला हैं उनकी जानब से ये बातें आती रही हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के तीन पहलू हैं। एक तो इसके कानूनी पहलू है, दूसरा इसका जो है वो इखलाकी पहलू है और तीसरा जो है वो सियासी पहलू है कि नवाज शरीफ साहब या नून लीग की जो सियासत है उसके ऊपर इन तमाम ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके असरात क्या होंगे। और इखलाकी पहलू तो यही है कि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 4 हफ्तों के लिए यहाँ से नवाज शरीफ साहब गए थे, लेकिन अब तकरीबन 20 माह हो चुके हैं और वो वापस नहीं आए। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर इन चीफ हैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सियासी और दिफाई तजियाकार हैं। जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़ुल हक साहब सरबराह जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लीगल पहलू हैं अगर हम देखें तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रिलीफ उनको मिल जाएगा, लेकिन ये जो इनकार है, डू यू थिंक कि इसके कोई असरात मुरतब होंगे इखलाकी पहलू के एतबार से या उनकी जो पार्टी है उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई इखलाकी वगैरह कोई पहलू नहीं है, इसमें एक स्ट्रेटजी है। बरतानिया, आपको पता है, वहां से वो जिनके भी पैसा वैसा वहां पे होता है, ये कभी वापस नहीं करते। अगर ये किसी को वापस भेज दें तो ये फिर रस्म चल निकलेगी। नतीजा ये कि वहां से बेशुमार पैसा, बेपना पैसा दुनिया बाहर निकाल लेगी। तो ये तो इनकी एक पॉलिसी है, लेकिन तरीकाकार है कि ये एक दफा आपने ये रिक्वेस्ट जो थी उनकी, इसको रिजेक्ट किया तो एक इंप्रेशन दिया कि सिस्टम हमारा बड़ा फेयर है, ये है, वो है। फिर अपील का जरिया भी अच्छा, रखा ये हुआ है। बरतानिया तो की बात आप कर रहे हैं कि बरतानिया की हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी है ये? और ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। इसमें ठीक। कोई ऐसा मसला नहीं है कि मियाँ साहब के केस में कोई खराबी है या अच्छाई है, या कोई उन्होंने वाकई चेक करना है कि जो मियाँ साहब लिख के दे रहे हैं वो दुरुस्त है। ऐसा नहीं है। आप जो जो जिस शख्स को बरतानिया ने रखना होता है, आप बेशक टकरे मार के बैठ जो मर्जी कर लें, वो उसके लिए उनका रास्ता मौजूद होता है। तो आप देखेंगे कि मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगा। और जब ये उनकी अपील वगैरह का किस्सा आगे जाएगा, पहले तो ये इसके सुनने सुनाने में ही काफी वक्त निकल जाएगा, क्योंकि आपने अगर अपील की इस फैसले के खिलाफ तो कब तारीख लगती है, कब सुनाई होती है, 1 दिन होती है, 4 दिन होती है, तो इस पे भी काफी वक्त गुजार लेंगे वो। लेकिन फिर उसके बाद ये बिल आखिर इनकी अपील जो है वो मंजूर होगी, मियाँ साहब वहीं होंगे और मियाँ साहब अपनी मर्जी से ही किसी वक्त शायद आए जब यहाँ पे हालात मुवाफिक हों और उनके केसेस वगैरह भी खत्म कर दिए जाएं, अदालतें कोई बदल जाएं, कुछ और हो जाए इस तरह का कि मामला उनके कंट्रोल में आ जाए। तो उससे पहले तो कोई जरिया नहीं, मैं समझता हूँ। बाकी ऐसे ही है ये खेल तमाशा।
ठीक हो गया बेग साहब, अदालतों से तो रिलीफ उनको मिल जाएगा। डू यू थिंक कि कोई सियासी पनाह की तरफ भी जा सकते हैं नवाज शरीफ साहब? जैसे कि वहीद साहब, जनरल साहब ने फरमाया, वहां पे ये जो चीजें हैं, इस किस्म के जो केसेस और अपील्स हैं, बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत वक्त लग जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, वो वहां रहना चाहते हैं, वो उसके लिए बहुत से उनके जो लॉयर्स हैं बहुत सी चीजें निकाल लेंगे जिससे उनका स्टे प्रोलॉन्ग हो। और नेचुरली वो तभी वापस आएंगे जब उनके हालात उनके मुताबिक साजगार होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब अगले साल इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको आना चाहिए। जेल जो है वो पॉलिटिशियंस और इस किस्म के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि एक पॉजिटिव साइन है। आपने कोई करप्शन नहीं की, जैसे आपका बयानिया है, आपने कहा जी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, चले मान लिया, फिर आप जेल में आइए, सियासत कीजिए, अपनी पार्टी को थोड़ा सा। लेकिन मरियम साहिबा की स्टेटमेंट, सॉरी, वो आपको मैंने शुरू में भी जो कहा कि वो ये कहती थी कि हमें इनके ऊपर एतमाद या एतबार नहीं है, उनकी जान को खतरा है, वो तो ये प्ली लेते हैं। वही सब एतबार तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आपने सियासत करनी है, इतनी बड़ा आपका वोट बैंक है, आपने उसको सहारा भी देना है। आप जब भी जेल जाते हैं और आप बाहर चले जाते हैं, मुनासिब नहीं है, आप चीजों को फेस कीजिए। मतलब एतबार, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो एतबार होता है, लोगों को नहीं होता। ये एक सिस्टम है पाकिस्तान में जिसपे किसी को एतबार नहीं है। हमारा जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम देख लीजिए, वो दिन ब दिन पीछे की तरफ से रख रहा है। बजाय इसके कि हम उसमें बेहतरी लाते, वो मजीद खराब होता जा रहा है। और उसमें आज आप ये कहें कि जी आज का सिस्टम खराब है या इमरान खान के आने की वजह से वो खराब हुआ, नहीं, ये तो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। इनकी हुकूमतें 3-3 बार रही हैं, इन्होंने कौन सा बेहतरी लाने की कोशिश की? और बेहतरी अगर ये लाते हैं तो आज उनको ये दिन ना देखने पड़ते या उनको ये कहना ना पड़ता कि जी इस सिस्टम पे एतबार नहीं है। एतबार तो हमें भी नहीं है। कॉमन आदमी जो है बेचारा रोल जाता है, 20-20 साल धक्के खाता है, 10-10 साल जेल काटता है छोटे छोटे क्राइम में। तो जेलें भरी पड़ी है, कुछ सुनवाई नहीं है, बेलें नहीं लगती। तो ये इनके लिए नहीं है, सबके लिए ऐसा ही है। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है, अगर वो बीमार है, मैं उसकी बीमारी के ऊपर, उनकी बीमारी के ऊपर कोई बात नहीं करता। मुझे इतना इल्म भी नहीं है कि वो डॉक्टर्स उनको क्या कह रहे हैं और किस वक्त वो क्या इलाज चल रहा है। मैं पॉलिटिकल साइड पे बोल रहा हूँ कि आपको आना चाहिए, आपको अपनी पार्टी और अपने वोटर और सपोर्टर के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, जो भी चीजें हैं उसकी एक कॉस्ट तो है, और लीडर को वो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, तभी वो लीडर बनता है। यहाँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हुई, ओरिजिनल लीडर कोई पैदा नहीं होने दिया गया या पैदा ही नहीं हुआ, तो उसमें इस मुल्क के अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारे लाइनों में लग के वोट भी डालते हैं, हर वादे पे एतबार भी करते हैं। ये जो साहब बैठे हुए, इन्होंने भी कहा था नया पाकिस्तान दूंगा, वो किधर है पाकिस्तान नया? पहले से भी हम गए। तो मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, आप इस्लाह चाहते हैं, इस सिस्टम को बेहतर करना है या इस स्टेटस को तोड़ना है, तो फिर आपको इस ग्राउंड। ठीक हो गया। इजाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि हमने देखा था कि 99 में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए और फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सामने लाई गई जी कि वो अपने एक एग्रीमेंट के तहत बाहर गए थे, वो सारी हिस्ट्री को बेहतर करने के लिए, क्लीन करने के लिए हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको पता था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, वापस आए और जेल चले गए। लेकिन फिर अब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं। डू यू थिंक कि कोई पॉलिटिकल कास्ट है इसकी? अगर वो नहीं, जैसे बेग साहब ने कहा कि ही शुड कम एंड लीड द पार्टी, लेकिन दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि उनको थोड़ा सा खतरा और खौफ भी है। सो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि आपने एक बड़ा अरसा उनके साथ सियासत की है, उनको करीब से देखा भी है, कि वो इस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर, एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के अंदर, विल ही कम बैक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वही साहब। पहली बात तो मैं थोड़ा सा तारीख को, अगर आप टाइम दें थोड़ा सा 1-2 मिनट, तो मैं सीधा कर दूं, सही कर दूं। यानी कि जब वो 2002 में गए थे सऊदी अरेबिया, या उसके 99 के बाद 2001-2002 में गए थे, तो उनका उस वक्त वापस आने का कोई इरादा नहीं था।
और आपको मालूम है कि उस वक्त उनके जो इंटेलिजेंस के हेड थे सऊदी अरेबिया के, और हरेरी साहब आए थे पाकिस्तान 10 सितंबर को, जब वो आए बाहर से, और उन्हें फिर वापस भेज दिया गया। जब दूसरी दफा वो आए तो एक मुआहदा हुआ था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान। सऊदी अरेबिया ने एक ही सवाल पूछा था, उनका ये सवाल था कि क्या मोहतरमा बेनजीर वापस आएंगी। तो यहाँ से परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था नहीं, वो नहीं आएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर नवाज शरीफ भी वहीं रहेंगे। जब मोहतरमा वापस आ गई तो उस वक्त सऊदी अरेबिया की हुकूमत बड़ी नाराज हुई और उन्होंने कोई 5 पैगाम भिजवाए उनके वजीर खारजा ने हमारे वजीर खारजा को, जो खुर्शीद कसूरी साहब थे, और वो हर मरतबा कोई ना कोई बहाना करते रहे कि मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, या मैं बिजी हूं। तो फिर आखिरकार उनको जाना पड़ा। तो वो जो नवाज शरीफ साहब वापस आए थे वो एक गारंटी के साथ आए थे, और वो थी सऊदी हुकूमत की गारंटी, या उस वक्त जो थे वहां पर। क्या गारंटी थी कि यानी उन्हें व्हाट टाइप ऑफ अ गारंटी? पॉलिटिकल गारंटी थी, सिक्योरिटी की गारंटी थी, क्या गारंटी थी? सिक्योरिटी की भी गारंटी थी, पॉलिटिकल गारंटी इन द सेंस के ही विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। आपको मालूम होगा जहाज से उतर के वो लाहौर में जब आए तो उनसे पहले एक और जहाज लैंड किया जिसमें उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां आई थी, और उसके बाद उन्होंने वो पूरा जुलूस निकाला उस दिन रात को, अगर आपको याद होगा। क्योंकि अगर तो मोहतरमा ना आती वापस, जो कि ये तय था परवेज मुशर्रफ के और मोहतरमा के दरमियान के वो इलेक्शन से पहले वापस नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, वो आ गई। जब वो आ गई तो एक तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर सऊदी हुकूमत ने जोर दिया कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस जाएंगे, और खुद बादशाह सलामत ने जो है वो पाकिस्तान को कहा कि वापस जाएंगे, और फिर उसके लिए उनको सरमाया भी दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां भी दी गई, और वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां आज तक भी उनके पास हैं। वो पहले पहुंची और नवाज शरीफ साहब का प्यारा जो है वो बाद में लैंड किया। तो अब ये हालात हैं कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसी किस्म की कोई उनको गारंटी मिल जाए बाहर से, या उन्होंने बड़ी कोशिश की है चंद एक दोस्तों के जरिए पैगाम दिलवाने की पाकिस्तान की हुकूमत को कि इनको गारंटी दें, वापस आ जाएं। पहली बात तो ये, वो दोस्त कौन है एजाज साहब? देखिए बहुत सी हुकूमतें ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको एक्सपोज करूं या उनके नाम लूं। नहीं, लेकिन ये वही मुमालिक हैं जो पहले भी गारंटर थे, जिन्होंने पहले भी इनकी हेल्प की थी। उनमें से भी होंगे, लेकिन ये और दूसरे मुमालिक भी हैं जो वेस्टर्न कंट्री हैं। नहीं थे, नहीं वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, सब अपने दोस्त हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं। ठीक है, मिडिल मैं ईस्टर्न। कहना चाह रहा था कि ये जो नैरेटिव उनका है कि एक तो उन्होंने वहां बाहर जाके फ्रस्ट्रेशन में जो बातचीत की, उस नैरेटिव का नतीजा आपने देख लिया कि ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन में निकल गया, वो सियालकोट में निकलना शुरू हो गया। अब बहाना ये है कि जब तक उनके डॉक्टर्स इजाजत नहीं देंगे, तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स इजाजत उस वक्त देना कि अगर वो बीमार हो और अस्पताल में हो। इस वक्त तो ना वो बीमार है, ना ही कोई पिछले 6 माह में मैंने देखा कि कोई वहां गए हो, अस्पताल गए हो, इलाज के लिए गए हो। दूसरा, उन्होंने जो बहाना है उनके पास कि जी उनको सिक्योरिटी नहीं है, यानी उनकी जान को खतरा है। तो भाई हर एक की जान को खतरा है। देखे ना यहाँ पर तो जो जब कोई दहशतगर्दी करता है, अल्लाह ना करे, हर सियासतदान एक्सपोज होता है, हर सियासतदान जलसे जुलूसों में जाता है। इमरान खान साहब भी ऊपर से गिरे, एक किस्म उनकी जान को खतरा ही आ गया था। फिर परवेज मुशर्रफ साहब पे हमले हुए, शौकत अजीज साहब पर हमले हुए। ठीक है इजाज साहब, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। जन साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या सऊदी अरब, कतर जो नाम लिया जा रहा है, मतलब वैसे तो वो आपने पहले ही कह दिया कि वो इंग्लैंड के अंदर मतलब एक ख़ास अरसे के लिए वहाँ पे ही कैन स्टे, अगर वो केसेस उनके अदालतों के अंदर, वहाँ के अदालतों के अंदर चले भी जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, इस तरह के जो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी उनको ऑफर किया है। सो डू यू थिंक ही कैन शिफ्ट ओवर टू दीज कंट्रीज? मेरा ख्याल है कि उन मुल्कों में अगर जाने का कुछ हुआ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इस वक्त है उसकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। उससे वो मुल्क में हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहेंगे। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ, सख्त है कि वो किसी इस तरह के दोस्त ममालिक को वो रिफ्यूज कर सकें, नो कर सकें। रिफ्यूज करें या ना करें, लेकिन वो उनसे बातचीत करके तय करके ही आगे चलेंगे। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं जी, वहां पे ये है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे
लोग मौजूद हैं जो जिनके पास इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और वो बड़ी अथॉरिटी में हैं और वो करवाएंगे। यहाँ पे मियां साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उन लोगों के पास है जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए शायद सॉफ्ट कॉर्नर ना हो, लेकिन मियां साहब के लिए होगा। तो आप देखेंगे कि वो बिल आखिर यही मसला हल हो जाएगा कि किसी को ना आना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा, ना कतर होगा, ना सऊदी अरेबिया होगा, किसी को ऐसी तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। ये मसला यही हल हो जाएगा। जी बेग साहब, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली वही पिछले 5-6 माह से इन्होंने हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने नवाज शरीफ के इशू को बहुत ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ बहुत हाई लेवल पे जो है वो जोर दिया है कि इनको रिपोर्ट किया जाए। और उस वजह से हमारे जो आज ब्रिटिश और पाकिस्तान के तल्लुकात हैं वो उस तरह नहीं है जो हमेशा से रहे हैं। आप देखिए, हमने ये खबर दी थी कि उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब वीजे के लिए गए तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने आज दिन तक रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाला हुआ, इंडिया को निकाल दिया, हालांकि सारा वो डेल्टा और इंडियन वेरिएंट वहां से आ रहा है। बहाना उन्होंने कोरोना वायरस का लगाया। तो हालात हमारे ठीक नहीं है। उनके प्रिजनर्स जो थे, जो कि एवरी मंथ वहां से आते हैं, जो पाकिस्तानी रिपोर्ट करते हैं, उनको परमिशन दी गई लाने की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। जब वो जहाज यहाँ पहुंचा उसको वापस कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त रिलेशनशिप है ब्रिटिश गवर्नमेंट या अथॉरिटीज के साथ, वो बहुत ही पूरे मेरे ख्याल जब से पाकिस्तान बना है वो इतने कशीदा कभी नहीं हुए। तो जो जनरल साहब, डू यू थिंक बेग साहब कि ये जेन्युइन स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विज़-वी नवाज शरीफ साहब, या डू यू थिंक कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है और हम अपने जो इंटरेस्ट हैं डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल इंटरनेशनली उनको कंप्रोमाइज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भड़क लगाई थी कि मैं उनके पीएम से खुद बात करूंगा कि नवाज शरीफ को वापस भेजा जाए। वहां पे इस किस्म की चीजें नहीं है जो पाकिस्तान में होती है कि टेलीफोन कॉल पर ख्वाहिश जाहिर की और वो आगे। वहां पे एक लॉ है और वो प्रवेल करता है। हर किसी को राइट है वो कोर्ट में जाए और कोर्ट से हो। आप देखिए, वो बहुत सारी एक्सट्रेडिशन जो हैं वो नहीं करते और कानून वहाँ पे ज़रा सख्त है। इन्होंने जिस दिन से हमारी ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, सम रीज़न और द अदर, इन्होंने डिप्लोमेसी को इस बुरे तरीके से हैंडल किया है कि हम लोग आइसोलेट होके रह गए। अभी आपने मोहम्मद का बयान भी सुना होगा, उसने कहा जी हमें तो फोन ही नहीं कर रहे। एम्बैरेसिंग बयान। हालांकि इमरान खान साहब ने कोई इंटरव्यू दिया जालिसिया चैनल को, जो कि एंटरटेनमेंट चैनल HBO, और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है। आपको डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए। यू आर नॉट एनी मोर कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ क्रिकेट। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। 22-23 करोड़ों लोगों का मुल्क है। ये आपकी अना या आपके अल्फाज इस मुल्क को कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी एक शॉर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू की जा रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से और उनकी लंदन के अंदर एक कानूनी तरीके से उनका स्टे जो है। इजाज़त मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा काइंडली कि उनका जितना भी 3 अदवार रहे हैं एज अ वज़ीर आज़म, उसमें उनकी जो एक टॉप लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है आर्मी चीफ्स के साथ, इसकी क्या बुनियादी वजह थी? और इस मर्तबा फिर जब उनको निकाला गया तो यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर तक वो वोट को इज़्ज़त दो और सियासत में मुदाखलत और इलेक्शन को साफ और शफाफ करवाएं, मैंडेट चोरी कर लिया गया, इस तरह की बातें और अभी तक वो कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है? मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा से इस किस्म का उनका वो रहा है। क्या वो चाहते हैं कि जो सिविल इदारे हैं वो ज़्यादा मजबूत हों? क्या क्या वजह हो सकती है? आपने उनके साथ काम किया है। देखिए, सिविल इदारों की तो बात अब तक करते हैं। उन्होंने अपने जो उनके मतहत जो अदारे थे उनको इंडिपेंडेंस दी होती या तकवीत दी होती। वो ये चाहते थे कि जिस तरह अभी मोहसिन साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट कहा ना, तो ये चाहते थे एब्सोल्यूट पावर। इनको ये चाहिए था कि एब्सोल्यूट पावर इनके पास आए। उसके लिए
आपको याद होगा कि जब 12 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद मार्च में सेनेट के इलेक्शंस आने थे और सेनेट के इलेक्शंस के बाद उनको 2/3 अक्सरियत मिल जानी थी। तो वो उनके जो करीबी साथी थे उनको अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश में थे और ख़ुद भी चाहते थे कि मेरे पास जो है ना इतनी अथॉरिटी आ जाए कि हर अदारा जो मैं चाहूँ वो करे, ये नहीं कि आइन के दायरे में रहते हुए काम करे, वो कहते हैं जो मैं चाहूँ वो काम करे वो अदारा। तो इसलिए ये सारी जो ख़राबी पैदा हुई कि वहीद काकड़ साहब से लेकर जहांगीर करामत तक, जहांगीर करामत से लेकर आसिफ नवाज से फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं गुजरा उनके अदवार में जिसके साथ उनकी कोई तलखी ना हुई हो। और आखिरकार फिर अब और तकरीबन सबके सबको उन्होंने अपने हाथ से वो तो ये कहते हैं कि मैं चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनके वो ये कहते हैं मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मतलब वजीर आजम हूँ, तो मेरे पास अथॉरिटी है, मैं डिसीजन मेकर हूँ। तो इसमें तो कोई इस वक्त हम कहते हैं इमरान खान साहब डिसीजन मेकर है क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ पे था? तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम, मैंने कहा यही बात है ना कि एक तो बात है मुशीर जो ऐसे थे जो चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। यानी कि जब आप बताएं कि मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेता हूँ कि जब जनरल बाजवा को बुलाया पहली मीटिंग के लिए और मेज़ के आर पार जो बिठा के दिखाया गया और फिर एंटर होते हुए जो उन्होंने एक वर्दी पहनी हुई सलूट किया, उसको इतनी तशहीर की गई उसको, और फिर ये कहा गया कि देखा ये इनकी औकात है। और ये बात खाली उन तक ही महदूद पूरे पाकिस्तान ने इस तमाशे को देखा। मेरे ख्याल में जो यहाँ बैठे होंगे सब मेरी इस बात की तायीद करेंगे। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मतलब आप एक स्टेट्समैन हैं, आप 3 दफ़ा तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, आपको तो इन तमाम चीज़ों से बालातर होना चाहिए। फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हुआ? कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पैदा हुआ कि जैसे कि आपने वो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, जैसा कि एक लाइन है जब तक कि ये मामला तय ना हो। ये अमेरिका में भी होता है, इजराइल में भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं दुनिया में उनके अंदर होता है कि आपकी जो पॉलिसी है वीज़ा वी यानी फॉरेन पॉलिसी कह लें या आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी कह लें, उसमें आपको अपने पेंटागन को, अपनी एजेंसीज को एतमाद में लेना पड़ता है, उसके बाद आप कदम उठाते हैं। आप यूं करेंगे, आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को बगैर वीज़े के यहाँ पर इनवाइट कर लें, आप बस सर्विस जब हो तो आप जब कश्मीर की बात आए तो आप कहेंगे कश्मीर का मामले को रहने दें, दूसरे मामला तय कर लें, और फिर उनको बुलाकर ये पैगाम देना एज टू जस्ट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर कि जनाब हम में और आप में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ये लाइन है। आप देख ही नहीं रहे कि क्या रियासती दहशत गर्दी हो रही है, कितने लोगों का कत्ल किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के क्या हालात हैं, दुनिया भर में हमारा बयानिया जो है उस बारे में क्या है, और आप जो है उस सारी चीज़ों को लपेट कर चाह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान को राहदारी दे दें, ट्रांजिट ट्रेड के लिए दे दें, रास्ता दे दें उनको। और ये तकरीबन हम इस हतमी फैसले पर पहुंच चुके थे अगर बीच में इंटरवेंशन ना होती तो। ठीक है जन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये एक तो ये रेड लाइन की जो बात की है एजाज साहब ने, दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या ये भी एक बैक ऑफ द माइंड नवाज शरीफ साहब के दिमाग के अंदर एक चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने किस तरह से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, फिर उनको यहाँ से ज़बरदस्ती, यही उनके जहन में होगा ना कि ज़बरदस्ती उनको बाहर भेज दिया गया। फिर अब वो जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं वो ये कहते हैं कि एक पूरी सोची समझी स्कीम के तहत थ्रू जुडिशरी जो है उनको पावर से अलहदा कर दिया गया है, यानी साइड पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो हमेशा जब भी वो तकरीर करते हैं, अभी ऑनलाइन भी करते रहे, तो इस तरह की बातें वो करते रहे। क्या कहेंगे आप? की मकसद है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करो, दूसरों के ऊपर सारा कुछ थोपो, अपनी गलती और अपने जो कारवाइयां उन पर कभी नजर नहीं रखी। जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया है तो जनरल मुशर्रफ से पहले इन्होंने किया क्या क्या? जब ये हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था तो उसका फैसला करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहां बैठ के आप, जैसे भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उस वक्त ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो आप फैसले करते फिरते थे इधर उधर बात करके।
अपनी मीटिंगों में, छोटी छोटी मीटिंग में। लास्ट जो मीटिंग हुई वो नेशनल डिफेंस कॉलेज में हुई। वहां उनको टास्क दिया हुआ था कि हमें बताएं कि हमें करना चाहिए धमाका या नहीं। तो वहां जाके प्रेजेंटेशन भी सुनी और वहां पे चाय के लिए बैठे उनके टी हॉल में। वहां कहा जी हाँ ठीक है कर दें, और साथ वहीं फैसला हुआ कि डॉलर भी फ्रीज कर दें। अब डॉलर फ्रीज करने का मकसद ये है कि इतना खुफिया फैसला होना चाहिए था जो वहां पे किया पब्लिकली, तो रात रात सारा डॉलर निकल गया। इनकी हुकूमत चलाने के लिए हम अपने हेडक्वार्टर टैंक कोर के लोगों को एयरपोर्ट पे खड़ा किया करते थे कि वहां से बाहर से जो लोग आते हैं उनसे डॉलर खरीद दो ताकि गवर्नमेंट को दिया जाए। ये काम इस तरह चलाते थे। अब हमने कहा जी कि आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना लें, और ये फौज का कंसेंसस था। ये कहते हैं यार तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले या पूछने वाले? हम ही आइन है, हम ही सब कुछ है। मैंने इनसे कई दफा इनके लोगों से भी पूछा और आप भी पूछें कि ये इनका पिछला दौर गुजरा है, मुझे कोई एक चीज बता दें जो ये करना चाहते थे और आर्मी ने रोका। यहां ख्वाजा आसिफ इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनका टेलीविजन पे बयान था कि मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं ये कहा कि आप ये ना करें और वो करें। कहने मेरे कभी को मुदाखलत नहीं हुई। खुर्रम दस्तगीर को उन्होंने पूछा तुम डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उसको ये प्रोग्राम में सुना, गालबन काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम था, जिसमें कहा जी मुझे कभी किसी ने नहीं ये कहा कि आप ये ना करें वो ना करें। ये वो कहते हैं कि हम चलाएं इसको एक खानदानी फैक्ट्री की तरह, जिसमें हम अपने खानदान वाले सारे आगे पीछे हर कोई मोतबर हो। आपने सुनी होगी या किताब भी पढ़े हैं उसकी, ये हमारे अब्दुल बासित क्या कहते हैं, वो कहते हैं वहां पे हमें टेलीफोन करके कहते थे फलां को विदा दे दें, फलां को ना दें, फलां को छोड़ दें। और यही चीज तस्नीम असलम ने यहां कही है कि फॉरेन ऑफिसर ने रखा हुआ था अपने पास, हमें कहा जाता था कि इंडिया में नरम रहे, कोई उनको क्रिटिसाइज ना करे किसी चीज। बात यह है कि ये कोई खानदान की जाती जागीर नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान। वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, वोट तो जलील आपने किया। सबसे बड़ी जिल्लत जो वोट को उतारी वो आपने उतारी। आपको वोट देते हैं लोग के जनाब आपके ऊपर एतमाद किया, ये मुल्क के पाकिस्तान के तमाम वसाइल हर चीज हमने आपके हवाले कर दी, आप पे एतमाद करके। आप उस एतमाद में पूरा नहीं उतर रहे, आप अपने दुश्मन को पाल रहे हैं। दिल्ली गए तो हुर्रियत वालों को नहीं मिले, उफा गए तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। तो इन सारी चीजों में कभी फौज ने कुछ कहा इनको? मैं चैलेंज करता हूं मुझे। अच्छा फिर आप देखिए डॉन लीक्स का किस्सा हुआ, उसमें असूलन आईएसआई को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, और वो सारी इंक्वायरी करके तो उसके बाद वो, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू था, लेकिन जनरल राहील शरीफ ने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि हमारे सिक्योरिटी के लोग उनके ऑफिस में जाएं। हम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का, उसके ऑफिस का एक रिगार्ड करते हैं, उसके इज्जत रखते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जनाब आप इंक्वायरी करें, नोइंग फुली वेल कि जिन लोगों ने वो किया है क्या। जल साहब ये सारा, ये बिल्कुल ठीक है मोहम्मद साहब की तरफ। मोहम्मद साहब ये सारे का सारा इशू जो है वो इख्तियारात की ये एक जंग थी या ये कोई और मसला था? मतलब क्या मतलब वो नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि शायद उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्पेस है वो स्क्वीज कर दी जाती है? इज इट सो? वहीद साहब देखिए, एजाज साहब ने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। बेसिकली हिस्ट्री तो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में कैसे आए, और एजाज साहब के वालिद साहब की मेहरबानी थी, उन्होंने इनको बहुत बड़े ओहदे पे लाके खड़ा किया और बीबी के सामने खड़ा कर दिया। अब देखिए ये जो 6 जर्नैल उन्होंने गिनवाए, या तो वो 6 जर्नैल गलत थे या नवाज शरीफ साहब गलत थे। अब एक बंदा बार बार जर्नैलों से लड़ा तो लगता ये है कि जर्नैल तो गलत नहीं होंगे। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर है ये बहुत काम करवा देती है आपसे। आप जिस रूट से आए हैं उसी रूट पे रहिए। आप कोई इस तरह इनकलाबी लीडर नहीं थे कि आप थ्रू प्रोसेस, आप तो हेलीकॉप्टर से लैंड किए पॉलिटिक्स में। एक बात अब मौजूदा, लेकिन वो सॉरी, अब वो कहते हैं हमने जो है वो तौबा कर लिया है। आप जब पीएमएलएन की क़यादत से जब ये सवाल करते हैं उनके लीडरों से, एमएनए से जो अभी भी हैं, वो ये कहते हैं जी कि 2006 सीडीओ वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने जो साइन किया था मोहतरमा शहीद के साथ, उसके बाद हम नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को तब्दील कर दिया है। अब वो एक डेमोक्रेटिक अवाम के लीडर हैं वो। जी वो भी सुन लें। अभी ये जिस तरीके से लंदन गए हैं, ये किस तरीके से लंदन गए?
बैकडोर में क्या था, किसने इजाजत दी इनको, कहां से ये सारा सिलसिला हुआ? आज तक पाकिस्तान और किसी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा है जिसको सजा हुई और जेल से उठ के लंदन इलाज के लिए, यहाँ तो मुकामी अस्पताल में नहीं ले जाने देते लोग, हजारों लोग जेलों में मर गए जिनको मुकामी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाता। तो दूसरा, अगर आपकी बात मैं मान लूं अच्छा, तो बेग साहब ये कमजोरी किसकी है फिर? सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तो नहीं है ना? नहीं, मुझे वही साहब पहले ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं वो आपसे और मेरे से कर रही है, इमरान खान से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो ये सब देखें, वक्ती तौर पर आप चाहें तो इनकलाबी बन जाएं, वक्ती तौर पर आप चाहें तो बैकडोर चैनल चला के जो भी आपने मफाद लेना है। और यहाँ पे मैं, ये नवाज शरीफ साहब ही नहीं है, अल्लाह के फजल से पूरी की पूरी सियासतदानों की लॉट ही ऐसी है। जब ये हुकूमत में हो तो फौज बहुत अच्छी है, जर्नैल भी बड़े अच्छे हैं, जैसे अपोजिशन में जाते हैं किसी और को के साथ, अब उनकी तो मजबूरी है, वो तो जो सरकार बनाएगा फौज ने उसके साथ चलना है। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चलना चाहिए, मैं भी उसके हक में नहीं हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपोजिशन के अटैक नहीं होना चाहिए उस साइड से। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है, इक्का दुक्का हो तो मैं माफी चाहता हूँ, अदरवाइज वो खुद भाग के वहां जाते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं दूसरे के खिलाफ। ये जो 90 की दहाई और बाद में मियाँ साहब आ रहे हैं, बीबी आ रही है, बीबी जा रही है, मियाँ साहब आ रही है, क्या था? यही था कि पीछे से कॉन्स्पिरेसीज होती, वहां बताया जाता कि ये दुश्मन है, वो कहता है ये दुश्मन है। तो ये जो ड्यूटी इन्होंने किया उसमें आप यकीन करें पीपल्स पार्टी ने उस पर स्टैंड किया और उनको बड़ा नुकसान हुआ। मियाँ साहब ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। ये जो अभी बता रहे हैं काला कोट पहन के ये वहां भी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सीओडी की एक किस्म की खिलाफ वर्जी थी और पंजाब में उस सीओडी पे अमल करते हुए पीपल्स पार्टी वॉश आउट हो गई। तो मकसद ये है कि आप कोई, आपका वो जहन नहीं है, वक्त बदलता है तो जहन भी बदल जाता है, टाइम बदलता है आपकी राय बदल जाती है, राय बदलती है तो आपके सामने ही है फिर किस तरह लोग बदलते हैं। ये खान साहब ये भी जब अपोजिशन में थे तो ये फौज के खिलाफ उन्होंने क्या तबर्रे नहीं बोले, आज वो फौज के फेवरेट है या फौज उनकी फेवरेट है क्योंकि वो सरकार में उनको सूट कर रहा है, बाकी सब आगे लगे हुए। तो पॉलिटिशियंस को दूर रस देखना चाहिए, दीवार के पीछे देखना चाहिए, अपना बयानिया टाइम टू टाइम बदलने की जरूरत नहीं है। इन सारों के क्लिप्स निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। तो लीडर वो है जो दूर रस देखता है और एक पॉलिसी बनाता है, मर्द दम तक उससे हिलता नहीं है। बिल्कुल सही। ये थोड़ी है तो साइन किया तो सऊदी अरब मफाद आया तो जेल से सीधा, वो किसने निकाला उनको? ये आपका ख्याल है इमरान खान ने निकाला? नहीं। और ये आज जो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? इमरान खान से? नहीं। तो ये सब मैं तो समझता हूँ कि एक गंद पड़ गया है। आई डोंट नो इस मुल्क का बनेगा क्या, अदरवाइज इनके सामने, मेरे सामने तो इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है जी। एक नाज़रीन, मुज़ाहमत और मुफाहमत की बात की जाती है, हम अभी जब कंक्लूडिंग उसमें सेगमेंट में पहुंचेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि नून लीग का अपना जो एक फ्यूचर है, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब का अभी जो बात कर रहे थे मेरे मुअज़्ज़ज़ जो गेस्ट हैं, और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का दो, उसके अंदर एक हमें क्लियर एक डिवाइड तकसीम दिखाई देती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इजाज़त, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो डिस्कशन हमने की है, जो सूरत हाल इस वक्त है, उसमें शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो कामयाब होगा तो इनकी पार्टी को और इनको फ़ायदा होगा? देखें, एक तो सियासत है, एक जमहूरियत है, एक पॉपुलैरिटी है, ये सारी जगह चीज़ें अपनी जगह। एक है कि इंसान के अंदर क्या है। इंसान के अंदर अगर ये है कि जी मैंने मुल्क को सर्व करना है और मैंने खिदमत करनी है अवाम की, तो वो अपनी जगह। एक ये है कि मैंने अपना बदला लेना है। इस वक्त मियाँ साहब ने जो बयानिया दिया, जो तकरीर की, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अपनी ही एजेंसी को जो कुछ कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसा बयानिया सुना हो। फिर उसके बाद उस शख्स को मुलाकात कर ली जो कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी का हेड था, जिसने 2 दिन पहले पाकिस्तान को बुरा भला कहा और मतलब कि आपने वो अल्फाज के जो मैं बयान नहीं कर सकता।
तो मौजूदा सूरत हाल में मैं अपना जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ना तो मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आगे आने देना है, क्योंकि माजी में 3 दफ़ा ऐसे मामला आ चुके जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को तो कहा कि आप थोड़ा तो भाइयों में आप समझते हैं कि इक़्तिदार की वजह से, बिकॉज हिस्ट्री तो भरी हुई है इस चीज़ से, इक़्तिदार की वजह से भाइयों में आपस में कोई डू यू थिंक कि कोई इख्तलाफ जो है वो ब्रॉडन हो जाएगा, वसी पैमाने पर हो जाएगा, या शहबाज शरीफ साहब इसी तरह जो है कोशिश करते रहेंगे लेकिन साथ जुड़े भी रहेंगे? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल वर्थ अगर होती ना तो वो कब से अलग हो गए होते। इस पार्टी में सिर्फ नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल वर्थ है, सही, और वही लीडर है, मतलब जो हकीकत है वो जाहिर करनी चाहिए। तो वेयर द मरियम स्टैंड्स, मरियम साहिबा कहाँ देखते हैं आप? मरियम को भी नवाज शरीफ ने नहीं आने देना। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां पर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए उनसे बातचीत करने को, और वो खुद आना चाहेंगे, और वो आएंगे भी इसलिए कि वो जो बयानिया उनका है उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, भाई हाँ भैया तुमने ये किया, तुम्हारी ऐसी तैसी मैं भेज दूंगा, और किसी को नहीं आने देना उन्होंने। ये आप देख लें, शहबाज शरीफ साहब जनरल वहीद काकड़ के ज़माने में, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब मजीद निज़ामी साहब गए, और एक मरतबा और गुलाम इसहाक साहब ने इनको 3 मरतबा ऑफर दी शहबाज शरीफ साहब को कि आप आगे आ जाएं, आप मॉडरेट हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं, आप लड़ाई झगड़े नहीं करते, लेकिन मियाँ साहब ने उनको नहीं आने दिया। उनको जब मजीद निज़ामी साहब गए थे, यहाँ मामला तय हो गए थे कि नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा पीछे रहेंगे और शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, फिर इलेक्शन के बाद मियाँ नवाज शरीफ भी आ जाएंगे। ये मेरी 1 to 1 उनसे बात हुई और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया मेरे सामने कि हाँ, शहबाज बहुत एक्साइटेड हो गए थे और खड़े हो गए, कहा जी कि लो जी भाईजान बात होगी पक्की। तो मैंने उसे कहा कि तुम बैठ जाओ, तुमने नहीं जाना अभी। तो इसलिए अभी इस नहज पे वो लाना चाहते हैं मुल्क के मामलात को, और कि हर तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अब इस वो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि मेरे मुफाद में क्या होगा, मैं इनको किस तरह से मजबूर कर सकता हूँ, किस किस को मिलकर इनको मजबूर कर सकता हूँ कि ये मुझसे आगे बातचीत शुरू करें। बिल्कुल सही है जन साहब, सिचुएशन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ये। बिल्कुल जन साहब, किसका बयानिया कामयाब हो सकता है, डू यू थिंक, या ये फिर आपस में ही जो है कोशिश है कि ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं पाँव भी पड़ जाऊंगा अपने भाई के, उनको मना लूंगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, एक चीज ध्यान में रखें, जो इख्तलाफी बयानिया या दोनों भाइयों के दरमियान एक मुख्तलिफ बातचीत नजर आई, ये पहली दफा नहीं है। इवन जनरल मुशर्रफ के इस्तीफे के मामले में भी, उनको निकालने के मामले में भी शहबाज शरीफ का मशवरा यही था कि आप उनको ना निकालें, ये दोनों के बिल्कुल इख्तलाफ। लेकिन बाद में आखिर में शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हो गए, उस बयानी को लेके ही चले और उस बयानी को ही सपोर्ट किया जो मियाँ साहब का था। तो होता ये है कि आप उसके एंड प्रोडक्ट देखें कि एंड रिजल्ट क्या है। क्या शहबाज साहब ने कभी उस चीज के ऊपर रिटेलिएट किया, रिजेक्ट किया, या कभी कहा कि जनाब मेरा बयानिया चूंकि नहीं माना जाता लिहाजा? वो अल्टीमेटली वही लाइन, तभी तो लोग उनको गुड कॉप और बैड कॉप की बात करते हैं कि भाई ये आखिर में तो हमें दोनों इकट्ठे ही नजर आते। तो इसलिए बयानिया मियाँ साहब का चलेगा। मियाँ साहब ना बदलने वाली शख्सियत। मियाँ साहब ने जितनी दफा हुकूमत की है अपने काम से सिंह फंसाए हैं लोगों के साथ, लेकिन उससे सबक कभी नहीं सीखा। सो वेयर यू सी मरियम नवाज इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि आप देखें जीबी के इलेक्शन को किसने लीड किया? मरियम साहिबा ने। कश्मीर के इलेक्शन को किसने लीड किया? इवन द बाय इलेक्शंस। जी, एक सियासतदान खड़ा होकर दूसरे सियासतदान को बुरा भला कह ले तो वो बड़े बड़े चैंपियन उसमें बन सकते हैं, हर कोई कह सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन अब पल्ले आपके अकल और दूरअंदेशी होनी चाहिए जो आपको एक प्रोग्राम दे सके। आपके पल्ले एक्सपीरियंस होना चाहिए एक इतना बड़ा कि जो बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं वो अल्टीमेटली आपको रिस्पेक्ट दे। तो मरियम के पल्ले वो चीज नहीं है। बट शी इज अ क्राउड पुलर, ये तो है ना। वो सारा होगा। मियाँ साहब के साए के नीचे मरियम क्राउड भी पुल करती रहेगी। ये जब तक मियाँ साहब उसके पीछे हाथ रखेंगे, मियाँ नवाज शरीफ, तो उसको पार्टी में भी शायद चैलेंज न करें, लेकिन अदरवाइज वो उसकी इंडिपेंडेंट सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं। वो उसके पल्ले इतना कुछ नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। बेग साहब, क्या नून लीग जो है वो इदारों के साथ सींग लड़ाते हुए और अटकाते हुए
डू यू थिंक कि वो जो मकसद है उनका, एवरी पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल पर्सनैलिटी, पर्सन, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कम इन टू द पावर, ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की। तो डू यू थिंक कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर नून लीग जो है वो कोई चांस उनका बनता है? भाई साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे बेग साहब। अच्छा, आवाज थोड़ी कट रही थी। बेसिकली जनरल साहब ने और एजाजुल हक साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों भाइयों में वोट जो है वो नून लीग जो है वो वाकई वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। मरियम बीबी भी उनसे पूछे बगैर कोई स्पीच और कोई ऐसी नई बात नहीं करती जब तक मियां साहब उसको क्लियर नहीं करते। अब जहां तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, नेचुरली मेरे जो सोर्स हैं वो नवाज शरीफ साहब ने इनको थोड़ी स्पेस दी, क्योंकि ये 5 माह फिर 7 माह जेल में रह के आए हैं और इनकी जो भी बैकडोर पे बातचीत चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन दूसरी साइड से भी मैं ये समझता हूँ कि वो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हालांकि शहबाज शरीफ ने जो हमारे बिहाइंड द सीन लोग हैं उनके कहने पे सब काम किए हैं। फेटफ का बिल देख लीजिए, एक्सटेंशन का बिल देख लीजिए, वो भाग के आए हैं, बिल्कुल लेटे हुए थे, लेकिन फिर उनको भी अंदर कर दिया गया कि ये कह के कि आपकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं थी तो मरियम बीबी मैदान में आई तो फिर मुश्किल हो गया मरियम बीबी का बयानिए को संभालना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में नून लीग को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है। आया जो उनके वोटर नहीं, बट द क्वेश्चन है कि क्या कन्फ्रंटेशन से जो इक़्तिदार का उनका एक एम है वो उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इक़्तिदार तो उनको 3 बार मिला, पंजाब में तकरीबन 30 साल वो रहे, तो क्या बिगाड़ लिया उन्होंने, क्या संवार लिया उन्होंने? मकसद ये है कि यू शुड डिसाइड कि आपने कौन सा बयानिया रखना है। मफाहमत करनी है तो फिर आप वो बातें छोड़ दें जो आप करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और अगर आपने वही बातें करनी है मफाहमत छोड़ दें और फिर खुल के आए, मैदान में आए, पाकिस्तान में जेल में जाएं और एक बागी का किरदार और एक लीडर का किरदार। अच्छा बेग साहब, आखिर चूंकि टाइम कम है मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर एक सपोज मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, जेल में भी आ जाते हैं, तो डू यू थिंक कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी। पीटीआई की गवर्नमेंट तो गवर्नेंस करनी, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए जब तक वो गवर्नमेंट के अंदर है। वो क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दिल में रिवेंज रहता है लोगों के बारे में, इसी तरह खान साहब के दिल में भी रिवेंज है। वो चाहते हैं ना मैं पीपल्स पार्टी को रहने दूं ना नून लीग को रहने दूं और मैं खुद फिरूं, जो कि मुमकिन नहीं है, ना होगा। तो उनके दिल में भी बड़ा रिवेंज है। अगर नवाज शरीफ साहब आके यहाँ जेल में बैठ के लीड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। इन बेचारों से तो गवर्नमेंट चली ही नहीं। महंगाई देख लीजिए, अफराते ज़र देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, जो हमारी रोज ये मिनी बजट ला रहे हैं, इनको तो क्लू ही नहीं है। खान साहब को तो क्लू ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस होती कैसे है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, एजाजुल हक साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।